चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले कर्नाटिक वॉर की। 1746 से 1748 के बीच में ये वॉर होता है। इसके रीजन को देखते हैं। इसका रीजन जो यहाँ पे बताया गया है वो है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन इन यूरोप। यूरोप में ऑस्ट्रिया एक कंट्री थी, इसके सक्सेशन के लिए फ्रांस भी लड़ने लगा और इंग्लैंड भी लड़ने लगा। तो फिर यहाँ पे स्टार्टिंग होती है कर्नाटिक वॉर की। अब जब फ्रांस और इंग्लैंड दोनों कंट्रीज आपस में यूरोप में लड़ रही थी, तो इन दोनों कंट्रीज की जो कंपनीज थी, फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन या ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों भी भारत में थी और ये दोनों भारत में लड़ने लगी। तो लड़ाई की शुरुआत ऐसे होती है कि जब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था यूरोप में, तो अंग्रेजों की नेवी के एक ऑफिसर थे जिनको हम यहाँ बोल रहे हैं कमोडोर बार्नेट। तो बार्नेट इनका नाम था। इन्होंने फ्रांस के लोगों के कुछ जहाज को कब्जा कर लिया, कुछ जहाज पे कब्जा कर लिया। इससे फ्रांस के लोग काफी नाराज हो गए। अब फ्रांस की कंपनी को जब इंडिया में पता चलता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमारे देश के जहाज को इन अंग्रेजों ने वहां पे कब्जा कर लिया यूरोप में, नेवी ने। तो इन लोगों ने क्या किया, इनको इनको ये पता था कि मद्रास जो है इंग्लिश लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लैंड की, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेस थी मद्रास। तो ये लोग जाते हैं, फ्रांस के लोग किसके अंडर में जाते हैं, फ्रेंच गवर्नर था जो, वो था इंडिया में डुप्लेक्स इस समय, ठीक है। तो डुप्लेक्स काफी फेमस है और काफी स्ट्रॉन्ग गवर्नर रह चुका है, वो फ्रांस की तरफ से लड़ता था जो। तो डुप्लेक्स के अंडर में मद्रास को सीज कर लेते हैं फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जाके। और इसमें जो फ्रांस का जो गवर्नर था इंडिया में डुप्लेक्स, इसने हेल्प ली थी मॉरिशस के गवर्नर से। इस मॉरिशस के गवर्नर का नाम था ला बॉर्डनिस। और ला बॉर्डनिस ने भी समुद्र के रास्ते काफी सेना भेज दी थी लड़ाई करने के लिए। इसमें इन लोगों ने मद्रास पे कब्जा किया। लेकिन लॉ बॉर्डनिस ने क्या किया, अंग्रेजों से समझौता कर लिया और बोला कि आप हमको 40,000 पाउंड दे दो और मद्रास हम लोग छोड़ देंगे। और ला बॉर्डनेस क्या करता है, 40,000 पाउंड का जुर्माना लेकर अंग्रेजों से, मतलब अंग्रेजों को 40,000 पाउंड का जुर्माना देना पड़ा, किसको, फ्रांस के लोगों को। और चला जाता है इंडिया से अपना मॉरिशस वापस, क्योंकि वो तो मॉरिशस का गवर्नर था। अब लेकिन जो डुप्लेक्स था वो अभी भी नाराज था। तो डुप्लेक्स क्या करता है, डुप्लेक्स फिर से जाता है, जो गवर्नर था इनका फ्रांस का डुप्लेक्स इंडिया में। तो ये डुप्लेक्स फिर से जाके मद्रास पर अटैक कर देता है। मतलब यहाँ पे धोखा सबसे पहले किसने दिया, डुप्लेक्स ने ही दिया। जब सब कुछ सेटल हो गया तो फिर काय को आपने जाके अटैक किया, लेकिन इसने क्या किया, मद्रास में फिर से जाके धावा बोल दिया। अब होता क्या है, इंग्लिश जो थे, जो लड़ रहे थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, इसको इंग्लिश बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इंग्लिश लोग क्या कर रहे थे, किसके अंडर में लड़ रहे थे, मेजर जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस। तो और ये थे फर्स्ट कमांडर इन चीफ इंडिया में, ठीक है। पूरी कमांड थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो इनके हाथों में थी। लड़ाई करनी है, ट्रेड करना, सब ये सब देखते थे। तो मेजर जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस के अंडर में लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी फिर से, है ना। और अब स्टार्ट होता है बैटल ऑफ सेंट थोम, जो मद्रास में होता है। इसमें फ्रांस के लोग, है ना, फ्रांस के लोगों की लड़ाई होती है किससे, द फोर्सेस ऑफ अनवरुद्दीन, जो कि कौन था, नवाब था आरकोट का या कर्नाटक का। तो कर्नाटक की राजधानी थी आरकोट, है ना। तो आरकोट का जो नवाब था जिसका नाम था अनवरुद्दीन, ये साथ दे रहा था अंग्रेजों का। मतलब इनडायरेक्टली जो लड़ाई अभी भी चल रही है वो फ्रांस वर्सेस इंग्लिश की लड़ाई है। फ्रांस वर्सेस इंग्लिश की लड़ाई है। और अंग्रेजों का साथ दे रहा था अनवरुद्दीन, नवाब ऑफ आरकोट, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कर्नाटक, ठीक है। एंड जो नवाब था आरकोट का, इसको फ्रांस के लोग मिलकर हरा देते हैं। फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे वो मिलकर हरा देते हैं कैप्टन पैराडाइज के अंडर में। दिस फाइनली रिवील्ड दैट इवन अ स्मॉल डिसिप्लिन्ड आर्मी कुड इजीली डिफीट अ मच लार्जर इंडियन आर्मी। अंग्रेजों के दिमाग में बात बैठ गई थी कि कि जो भारत के जितने भी रूलर्स हैं उनकी आर्मी भले कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर बहुत छोटी सी भी आर्मी, लेकिन अगर उसमें डिसिप्लिन है तो वो इन इंडियन रूलर्स को आसानी से हरा सकती है। अब ये तो हमने पूरा रीजन देख लिया, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ वो देखते हैं। तो रिजल्ट की अगर बात करें तो जो पहला कर्नाटिक वॉर था, इसको एंड करते हैं ट्रीटी ऑफ एक्स-शैपल से। तो ट्रीटी ऑफ एक्स-शैपल 1748 में होती है। और इसमें फ्रांस की कंपनीज और जो ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जो थी, ये दोनों ही एक दूसरे के टेरिटरीज को वापस कर देते हैं। मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल जाता है, फ्रांस को, क्योंकि इनकी लड़ाई तो चली रही थी, है ना, ऑस्ट्रिया के सक्सेशन के लिए यूरोप में। तो जब पूरा डिसाइड होता है तो फ्रांस को नॉर्थ अमेरिका में लुइसबर्ग नाम की एक जगह वो भी रिटर्न कर दिया जाता है, जो जो अंग्रेजों ने जीत ली थी। और ऐसे एंड होता है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। अब आगे बढ़ते हैं कि सेकंड कर्नाटिक वॉर क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। चलिए बात करते हैं सेकंड कर्नाटिक वॉर की। 1749 से 1754 के बीच में लड़ा गया। रीजन इसका ये था कि जो फ्रेंच गवर्नर था डुप्लेक्स,
ये तो चाहता ही था कि पूरी फ्रेंच की पावर को फैला दे पूरे साउथ इंडिया में, है ना। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे बताते हैं कि इसका जो मेन रीजन था वो था वॉर्स ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट इन कर्नाटक एंड हैदराबाद। कर्नाटक की गद्दी के लिए और हैदराबाद की गद्दी के लिए लड़ाई छिड़ चुकी थी 1748 में, जिसको फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स ने एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। आफ्टर द डेथ ऑफ आसफ जाह, जो कि था निजाम उल मुल्क ऑफ हैदराबाद, मतलब हैदराबाद का जो निजाम था जिसका नाम था आसफ जाह, 1748 में ये मर जाता है। और इसके साथ साथ कर्नाटका में भी नवाब अनवरुद्दीन की मृत्यु के बाद जो डुप्लेक्स था, जो फ्रांस का गवर्नर था इंडिया में, डुप्लेक्स ये सपोर्ट कर रहा था मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के लिए, और कर्नाटक के लिए ये सपोर्ट कर रहा था चंदा साहिब को। लेकिन अंग्रेजों की अगर बात करें, वाइल द ब्रिटिश सपोर्टेड नासिर जंग इन हैदराबाद एंड मोहम्मद अली इन कर्नाटक। तो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे अभी हमको बता दिया कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा था। तो दिस स्टार्टेड द वॉर बिटवीन द टू कंपनीज, क्योंकि दोनों अलग अलग लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद में, कर्नाटक में, तो इनके बीच में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। आगे देखते हैं। चलिए बात करते हैं रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो लड़ाई तो चालू हो चुकी थी और फ्रांस के जो लोग थे वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इस लड़ाई में, मतलब अंग्रेज शुरू शुरू में हार रहे थे। अब फाइनल जो ब्लो दिया है वो दिया है रॉबर्ट क्लाइव ने। मैं बीच की लड़ाई डिस्कस नहीं करूंगा, काफी लंबी लड़ाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने उससे क्वेश्चंस नहीं बनते। मेन हमको ये याद रखना है, फाइनली जो एंड में आखिरी जो दाव खेला है वो खेला है अंग्रेजों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका जो मेजर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, ये अटैक करता है आरकोट पे, जो कि कर्नाटक की कैपिटल थी। और इसको यहाँ पे किस नाम से जान रहे हैं हम लोग, सीज ऑफ आरकोट। और इसमें ब्रिटिश लोग जीत जाते हैं। हालांकि जो फ्रेंच के लोग थे, इन लोगों ने भी ये जो पूरी लड़ाई चली थी सेकंड कर्नाटिक वॉर, इसमें नॉर्दर्न सिरकार्स का कुछ हिस्सा जीता था, मतलब कृष्णा नदी जो बहती है साउथ इंडिया में उसके नॉर्दर्न वाला कुछ पार्ट इसने जीता था। लेकिन डुप्लेक्स वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द फ्रेंच ऑथोरिटीज बिकॉज ऑफ हैवी लॉसेस टू द फ्रेंच कंपनी। लेकिन डुप्लेक्स जो था इसकी काफी आलोचना करी गई, कहां पे, फ्रांस की सरकार में। जो भी उस समय फ्रांस में जब जो रूल चल रहा था वहां पे बड़ी इसकी बुराई करी गई, आलोचना करी गई कि भाई ये डुप्लेक्स जो था इसने तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी को, हमारी फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रूल करने गई है इंडिया पे। काफी ज्यादा लॉस इनको होता है एंड डुप्लेक्स को फ्रांस वापस बुला लेता है। डुप्लेक्स के बाद भेजता है वो चार्ल्स रॉबर्ट गोदेहू को। तो हम लोग यहाँ पे नाम याद रखेंगे सिंपल, गोदेहू। तो गोदेहू आता है और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन करता है 1754 में। एज पर द ट्रीटी, इस ट्रीटी के अनुसार अंग्रेज और फ्रांस दोनों इस बात को मान लेते हैं कि आज के बाद सिर्फ ट्रेड करेंगे, इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स में फालतू में इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्योंकि अभी जो सेकंड कर्नाटिक वॉर हुआ था उसमें क्यों युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर्स में आप इन दोनों ने एंट्री कर ली, फ्रांस के लोगों ने भी और अंग्रेजों ने भी, है ना, कि कौन गद्दी संभालेगा हैदराबाद और कर्नाटक की। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी गोदेहू आके करता है फ्रांस से, और डुप्लेक्स को तो वापस बुला लिया था, है ना। काफी नाराज थी फ्रांस की सरकार डुप्लेक्स से, काफी नुकसान हो गया था। और ट्रीटी के अनुसार दोनों तय करते हैं कि आज के बाद सिर्फ ट्रेड वगैरह करेंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज में ध्यान देंगे और इंटरफेयर नहीं करेंगे सब कॉन्टिनेंटल पॉलिटिकल अफेयर्स में। तो ये तो रिजल्ट हमने देखा अभी सेकंड कर्नाटिक वॉर का क्या होता है। तो सेकंड कर्नाटिक वॉर में हमको ये याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इसमें होती है 1754 में। आगे देखते हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर की। 1756 से 1763 के बीच में ये होता है और इसका जो रीजन है, अब क्या हो गया भाई, पहला कर्नाटिक वॉर खत्म, सेकंड कर्नाटिक वॉर भी खत्म। अब ऐसा क्या हो गया, अब तो कंपनी ने सेकंड कर्नाटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में तो ये भी डिसाइड कर लिया था कि आप नहीं लड़ेंगे, मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स में ये लोग इन्वॉल्व ही नहीं होंगे तो इनकी लड़ाई अब नहीं होगी। तो यहाँ पे जो रीजन होता है वो होता है 7 ईयर बैटल छिड़ गया था इंग्लैंड और फ्रांस का यूरोप में। 7 साल तक इनका युद्ध चलता है यूरोप में, इंग्लैंड और फ्रांस में। तो यहाँ पे फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इस समय फ्रेंच किसके अंडर में था इंडिया में, काउंट डे लैली के अंडर में, ठीक है। अब ये फिर से लड़ने लगते हैं तो काउंट डी लैली जाता है और फोर्ट सेंट जॉर्ज को कब्जा कर लेता है ना, जो कि अंग्रेजों का था। और फोर्ट सेंट जॉर्ज पे कब्जा करके पूरे मद्रास पे कब्जा करने की पूरी कोशिश थी इन लोगों की। तो लेकिन फिर भी इंग्लिश फोर्सेस ने सर आयरे कूट के नेतृत्व में बैटल ऑफ वेंडी वॉश में फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरीके से हराया। काउंट डे लैली की कोई भी चाल सफल नहीं हो पाती है, सर आयरे कूट उनसे ज्यादा सक्सेसफुल साबित हो जाते हैं और फ्रांस हार जाता है बैटल ऑफ वेंडी वॉश में 1760 में।
और फाइनली इनका जो 7 ईयर वॉर चल रहा था कहाँ पर, यूरोप में, वो भी फिर एक पेरिस में क्या होता है, पेरिस जो अपना फ्रांस में जगह है, तो पेरिस में एक और ट्रीटी होती है 1763 में इस वॉर को खत्म करने के लिए। उसमें फ्रांस क्लियर बोल देता है कि वो अब इंडिया पे क्लेम नहीं करेगा, इंडिया पे राज करने की कोशिश नहीं करेगा, और फ्रांस पे पूरी तरीके से रोक लगा दी अंग्रेजों ने कि अब तुम इंडिया में कोई भी किलेबंदी नहीं करोगे, फोर्टिफाइंग मतलब कोई भी फोर्ट वगैरह नहीं बनाओगे, अपनी सेना को इंडिया में नहीं रखोगे, है ना, आप इंडिया में सिर्फ ट्रेड कर सकते हो, सेना नहीं रख सकते, फोर्ट वगैरह नहीं बना सकते, और इंडिया पे कब्जा करना तो भूल ही जाओ। एंड फ्रेंच लॉस्ट देयर इंडियन पोजीशंस। कहाँ का इनका कब्जा था फ्रेंच के लोगों का, पौंडीचेरी पे इनका कब्जा था, माहे पे इनका कब्जा था, जिंजी पे इनका कब्जा था, कराईकाल पे इनका कब्जा था। तो इन पे जो कब्जा था अब सब किसके अंडर में चला गया, ब्रिटिश के अंडर में। तो इंडिया में फ्रेंच ने जितना भी जीता था, जितना भी इनने अपना बनाया था पौंडीचेरी में, माहे में, जिंजी में, कराईकाल में, ये सब ब्रिटिश के पास चला गया, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चला गया। एंड दिस एस्टैब्लिश्ड ब्रिटेन एज द पैरामाउंट यूरोपियन पावर इन इंडिया, क्योंकि ब्रिटिश के जो लोग थे, जो ब्रिटेन के जो लोग थे, जो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको सिर्फ एक ही कंट्री के लोग टक्कर दे रहे थे, वो थे फ्रांस के लोग। ठीक है, तो फ्रांस का फाइनली यहाँ पे ये लोग बिल्कुल पूरा केस खत्म कर देते हैं। फ्रांस कंप्लीटली हार जाता है बैटल ऑफ वेंडी वॉश में, सिर्फ ट्रेड करने के मकसद से अब फ्रांस इंडिया में रहेगा और कुछ नहीं। और द पाथ वॉज क्लियर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। मतलब अब ब्रिटिश का पूरा ध्यान इंडिया पे कब्जा करने की ओर रहेगा, क्योंकि फ्रांस उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो फाइनली अब एलिमिनेट हो चुका है। और अब जो ब्रिटिश की जो कंपनी थी हमारे इंडिया में, अब वो स्टार्टिंग करेगी बंगाल पे कब्जा करेगी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कब्जा किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो भी रूलर्स थे यहाँ के, मराठास को हराएंगे, पंजाब के रूलर्स को हराया जाएगा, ऐसे करते करते मैसूर के रूलर्स को, ऐसे करते करते ये लोग पूरे इंडिया के जितने भी रूलर्स थे अलग अलग जगह पे सबको हरा के फाइनली पूरे इंडिया पे कब्जा करेंगे। तो आगे वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन चलिए पहले बात करते हैं कॉजेस फॉर द इंग्लिश सक्सेस एंड द फ्रेंच फेलियर, कि क्यों अंग्रेज लोग सफल हो जाते हैं और फ्रांस के लोग फेल हो जाते हैं इंडिया पे कब्जा जमाने के चक्कर में। तो पहले पॉइंट में हम लोग को यहाँ बताते हैं कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, मतलब वो बहुत तेजी से अपने डिसीजंस को लेती थी, और वो गवर्नमेंट जो थी इनकी इंग्लैंड में उसका इंतजार नहीं करती थी, उसके उसके फैसले का इंतजार नहीं करती थी, अपना डिसीजन बिल्कुल खुद ले लेते थे, और फटाफट डिसीजन लेके ये लोग अपना काम करते जाते थे। लेकिन जो फ्रांस की कंपनी थी इंडिया में, फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस पर पूरा कंट्रोल था फ्रेंच की गवर्नमेंट का, है ना। तो यहाँ पे हमेशा देरी हो जाती थी, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में भी बिल्कुल समय लग जाता था कि क्या ऑर्डर आ रहा है वहां से फ्रांस से, अब उसको फिर कब ये लोग अप्लाई करेंगे, तो काफी देर हो जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा, फ्रांस हमेशा स्लो पड़ जाता था, इंग्लिश कंपनी जो थी वो बहुत फास्ट रहती थी। इंग्लिश की जो नेवी थी, मतलब जो नेवी थी हमारी इंग्लैंड की, वो बहुत सुपीरियर थी हमेशा से ही फ्रांस की नेवी से, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था। दूसरी एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज हमको बताते हैं कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 3 जगह पे अपने अड्डे बना के रखे थे, कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, मतलब इनकी जो प्रेसिडेंसी थी वो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 3 जगह थी। फ्रांस बेचारे एक ही जगह पे थे, पौंडीचेरी में, है ना। अब यहाँ पे ये जो पौंडीचेरी से जो फ्रांस थे, ये तो सिर्फ मद्रास मद्रास के बीच में इनकी लड़ाई चलती रहती थी, है ना। तो मद्रास के लोगों को कहीं ना कहीं कलकत्ता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी सपोर्ट में तो खड़ी ही रहती थी, फ्रांस अकेले पड़ जाते थे क्योंकि इनका कब्जा तो सिर्फ पौंडीचेरी के आसपास था। फ्रेंच के जो लोग थे ये मोस्टली टेरिटरी के एक्सपेंशन के लिए बहुत इनका फोकस रहता था, मतलब कुछ जीतें, कुछ जमीन जमीन पे कब्जा करें, रूलर्स लोगों को कब्जा कर लें, है ना, ट्रेड पे ध्यान नहीं देते थे। अब जब ये लोग ट्रेड पे ही ध्यान नहीं देंगे तो इनके पास पैसे कैसे आएंगे, फंड इनके पास नहीं रहता था। लेकिन जो इंग्लिश लोग थे, मतलब जो हमारी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन के साथ साथ कभी भी ट्रेड को नेग्लेक्ट नहीं करती थी, ये ट्रेड पे भी ध्यान देती थी और टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे भी ध्यान देती थी। अब ट्रेड पे ध्यान देती थी तो इनको कभी भी फंड की कमी ही नहीं होती थी, क्योंकि जब फंड आएंगे, पैसे आएंगे, तो वॉर के टाइम पे काफी हेल्प होती है। ठीक है, हथियार वगैरह भी खरीदेंगे तो कहीं तो इनको पैसे दे के खरीदने ही हथियार, तो उसके लिए भी ये लोग के पास पैसे की कमी नहीं रहती थी, तो इसलिए भी ये लोग काफी अच्छे थे फ्रांस के लोगों से इस मामले में। उसके बाद इंग्लिश की हम लोग बात करें तो यहाँ पे कमांडर्स जो आए थे इंडिया में, जैसे कि मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जिसको फॉक्स भी बोलते हैं कंपनी का, सर आयरेकूट एटसेट्रा, तो ऐसे बहुत सारे कमांडर्स थे। लेकिन फ्रांस के पास सिर्फ एक ही अच्छा कमांडर था, वो था कौन, जो इनका गवर्नर था वो था डुप्लेक्स, लेकिन फिर भी ये हार जाता है। ठीक है, तो ये कुछ
ऐसे कारण थे जिसके कारण जो अंग्रेज थे उनको सक्सेस मिलती है इंडिया में, फ्रांस के लोगों को वो लोग हरा देते हैं और फ्रांस हार जाता है अंग्रेजों से, और फाइनली इंडिया में फ्रांस का रूल खत्म हो जाता है। सिर्फ ट्रेड करने के लिए वो रुकता है, बाकी उसका रूल पूरा खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रांस को मिलती है हार, अंग्रेजों की होती है जीत। और अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।